दोस्तों इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के एग्जाम एनालिसिस के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। अभी जो शुरू होने वाला है वो थर्ड शिफ्ट का होगा, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का और लास्ट में जो है फर्स्ट शिफ्ट का होगा। यानी कि तीनों शिफ्ट जो है आज को आपको अभी वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्न होने वाले। इसमें जो है जीएस के साथ साथ इंग्लिश के भी प्रश्न मुझे मिल गए हैं कुछ हद तक, वो भी आपको करा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो है एसएससी एमटीएस के आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम है 14 नवंबर तक चलेगा, उनका सारा एनालिसिस आपको इस चैनल में मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, बेहदीन खलम किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? ये जो है मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और चलिए इंपॉर्टेंट जो है त्यौहार से रिलेटेड सारे वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खो खो 2023 के विजेता कौन है? भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने साल 2023 में आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप जीती है। यह चैंपियनशिप असम में आयोजित किया गया था। बात करें खो खो का लोकप्रिय बनाने के लिए 30 जून को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खो खो दिवस के रूप में मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख होगा? अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें संसद का, तो संसद का उल्लेख कितना में? अनुच्छेद 79 में है। उसी प्रकार राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का उल्लेख जो है 81 में है। अनुच्छेद से रिलेटेड मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें गणपूर्ति या कोरम का, तो वो अनुच्छेद 100 में दिया गया है। उसी प्रकार मंत्रिपरिषद का उल्लेख 75 में दिया गया है। ये सभी जो है अनुच्छेद आपको वीडियो में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर मुथुक्कनमल किसके नर्तक है? ये जो है सादीर के नाटक, और सादीर जो है भरतनाट्यम को कहा जाता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है शास्त्रीय नृत्यांगना के सारे फैक्ट देख लीजिए। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। यह एकल नृत्य जिसे महिलाएं करती है। इस नृत्य के कुछ प्रसिद्ध कलाकार देख लीजिए। सबसे पहले जो है यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह ये ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। लीला सैमसन भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। अलारमेल वल्ली भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। मल्लिका साराभाई ये भी संबंधित है भरतनाट्यम से। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई भरतनाट्यम से संबंधित है। स्वप्ना सुंदरी भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए इसमें कुछ प्रश्न जो है और भी जैसे शास्त्रीय नृत्य जैसे कुचिपुड़ी, ओडिशा, ये जो दो नृत्य से भी संबंधित हो सकते हैं। अब चलिए कथक के देख लीजिए कलाकार। इस नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार देख लीजिए। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। लच्छू महाराज भी कथक से संबंधित है। सुखदेव महाराज भी कथक से संबंधित। देखिए कथक जिसमें भी महाराज आ जाए वो समझ लीजिएगा कथक से संबंधित हो गए। उसी प्रकार सितारा देवी कथक से संबंधित है। गोपी कृष्ण महाराज कथक से संबंधित है। रोशन देवी ये भी कथक से संबंधित है। अब चलिए ओडिसी के कलाकार देख लीजिए। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी से संबंधित है। किरण सहगल ओडिसी से संबंधित है। माधवी मृदुगुल ओडिसी से संबंधित है। और कालीचरण पटनायक ओडिसी से संबंधित है। और केलुचरण महापात्र जो है वो भी ओडिसी से संबंधित, जिसमें भी महापात्र वाले आ गए लास्ट में वो समझ जाइएगा ओडिसी से संबंधित होंगे। अब चलिए कथकली का कलाकार देख लीजिए। कला मंडलम गोपी जो है कथकली से संबंधित है। कोटक्कल शिवरामन जो है कथकली से संबंधित है। कला मंडली रमन कुट्टी नायर कथकली से संबंधित है। फटाफट ये देख लीजिए कथक से संबंधित कौन कौन है। बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदिनी लखिया, शोभना राय, ये सभी कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है? टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर जयंत, सीवी चंद्रशेखर, गुरु श्री MK सरोजा, शांता और VP धनंजय, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। मणिपुरी से कौन कौन संबंधित है? अंबु सिंह और बीनो देवी, राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु विपिन सिंह और झाबीर बने, ये सभी मणिपुर से संबंधित है। मोहिनीअट्टम से कौन कौन संबंधित है? श्रीमती कलामंडलम क्षेमावती, पवित्र डॉक्टर श्रीमती कनक रेले, ये सब अभी आज ही के क्वेश्चन में पूछा गया। कनक रेले जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। छऊ से कौन कौन संबंधित है? मकर ध्वज दरोधा जो है ये छऊ से संबंधित, और ये जो है आगे की शिफ्ट में पूछे जाने के भरपूर संभावना है, इसलिए याद कर लीजिए। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जो है छऊ से संबंधित है। ओडिसी के कौन कौन कलाकार है? केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, गीता महलिक, डॉक्टर मीनाती मिश्रा, ये सभी जो है ओडिसी से संबंधित है। कथकली का देख लीजिए। कथकली से कौन कौन संबंधित है? PK कुंजुकुरूप, कलामंडलम राजन, मधुवर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, सभी जो है कथकली से संबंधित है।
कुचिपुड़ी के कलाकार देख लीजिए, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वैजयंती काशी, वेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। उसी प्रकार यक्षगान के देख लीजिए, रामचंद्र सुब्रिया हेगड़े चिंतनी यक्षगान से संबंधित है। सत्रिया से कौन कौन संबंधित है? धनकांत बोरवयान जो है, सारोदी सकिया, ये सभी सत्रिया से संबंधित है। कोडियट्टम से कौन संबंधित है? अमनुवर माधव चकियार कोडियट्टम से संबंध है। पंडवानी से कौन संबंधित है? तीजन बाई संबंधित है। कालबेलिया की नृत्य कौन है? गुलाबो सपेरा, ये जो है राजस्थान का नृत्य है, लोक नृत्य है, और ये बार बार पूछा जाता है। उसी प्रकार क्रिएटिव नृत्य कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश में कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्म के मंदिर है? पाकिस्तान में है। कटास राज मंदिर का है पाकिस्तान में। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है मंदिर के सारे प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। विट्ठल मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में है। उसी प्रकार सुचिंद्रम मंदिर कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। वृद्धेश्वर मंदिर ये भी तंजावुर के तमिलनाडु में है। राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? दरुसुराम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। द्वारकाधीश मंदिर ये भी गुजरात में है। शिरडी साईं बाबा मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में है। सिद्धि विनायक मंदिर प्रभा देवी मुंबई में है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में है। यमुनोत्री मंदिर कहाँ है? ये जो उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी उत्तराखंड में। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर ये भी ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर ये भी ओडिशा में है। सांची स्तूप कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। महाबोधि मंदिर बिहार में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? नीलाचल पहाड़ी गुवाहाटी में है। और यहीं पर जो है अम्बुबाची का त्यौहार लगता है। अब चलिए लगे हाथ आप लोगों को कुछ स्मारक जो भारतीय के महत्वपूर्ण स्मारक से सभी प्रश्न जो है बार बार पूछे जाने की संभावना है, इसलिए वो भी फटाफट देख लीजिए। इंडिया गेट कहाँ है? राजपथ मार्ग दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। लाल किला कहाँ है? ये भी जो है पुरानी दिल्ली में और इसे जो है 1638 से लेकर 1648 के बीच बनाया गया था। ताजमहल कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में। इसे का निर्माण जो है 1653 में हुआ था। आगरा के किला कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में और इसका निर्माण 1576 में हुआ था। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। इसका निर्माण 1591 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये जो है आगरा में है। इसका निर्माण 1569 में हुआ था। गोल गुम्बज कहाँ है? ये जो है कर्नाटक के विजयपुरा के कर्नाटक में। इसका निर्माण 1626 से लेकर 1656 के बीच हुआ था। हवा महल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। इसमें ईयर वाले जो प्रश्न आप देखते चलिएगा, इसको हम छोड़ के चलते हैं, हम सिर्फ राज्य राजधानी बता देते हैं, ठीक है। जंतर मंतर कहाँ है? ये जो है नई दिल्ली में है। और जंतर मंतर कई पर कहाँ? मथुरा में भी है, नई दिल्ली में भी, उज्जैन में, वाराणसी, ये सभी में है जंतर मंतर का निर्माण हुआ था। कुतुब मीनार कहाँ है? ये जो महरौली दिल्ली में है या उसका निर्माण 1193 में हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये जो है दिल्ली में है। इसका निर्माण 1572 में हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? ये भी जो है औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं ये भी औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल पंचमहल गुजरात में है। जामा मस्जिद का है? मध्य दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। लेक पैलेस पिछोला लेक उदयपुर में है। मैसूर पैलेस का है? मैसूर कर्नाटक में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई के महाराष्ट्र में है। मेहरानगढ़ किला का महल जोधपुर राजस्थान में है। बहाई मंदिर कहाँ है? ये दिल्ली में है। जैसलमेर का किला जैसलमेर में राजस्थान में है। कुंभलगढ़ का किला जो है राजसमंद राजस्थान में है। बारा इमाम बारा का है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। गोलकुंडा किला कहाँ है? ये जो है हैदराबाद में है। बोम जीसस की बेसिलिका जो है गोवा में है। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में है।
आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो से रिलेटेड दिया गया है। आज मात्र जो है 351 में आपको ये पास प्रो मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को जो है एसएससी के एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीजल, सीपीओ, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, साथ में रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में आपको जो है मॉक टेस्ट जो है एग्जाम से पहले एग्जाम देने का मन है तो आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लेना चाहिए, जिससे आपको हूबहू जो है एग्जाम का पैटर्न का सारे प्रश्न मिल जाएंगे, साथ में सभी प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। इसलिए जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो जरूर से जरूर खरीद लीजिए। मात्र ये ऑफर जो है आज रात 12 बजे तक ही दिया गया है और ये जो अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस 351 दिया गया है। कूपन कोड जो आपको यूज करना है XP6259 जो यूज कीजिएगा तो इससे 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके परचेज जरूर कर लीजिएगा। मात्र अभी से 3 घंटा 2 घंटा बचा हुआ है, जाकर जल्द से जल्द परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो आज के बाद से ये 699 का प्राइस हो जाएगा। इसलिए जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। अगर जिन लोगों का इनवैलिड बता रहा है कूपन कोड इनवैलिड बता रहा है, कृपया न्यू नंबर से लॉगिन करके उसके बाद इसको लॉगिन कीजिए तो आपको आसानी से हो जाएगा। न्यू नंबर ट्राई कर लीजिएगा, आसानी से ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और 12% का आपको डिस्काउंट मिलकर 351 में इसको परचेज कर सकते हैं। तो जाइए जल्दी से परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान का कार्य क्या था? राज्य के समस्त आय व्यय का प्रबंध करना था। दीवान का कार्य क्या था? राज्य के समस्त आय व्यय का प्रबंधन करना था। अकबर के प्रशासन में कई तरह के अधिकारी थे जिनके अलग अलग काम थे। जैसे देख लीजिए, सिकदार का अर्थ परगने का मुखिया था जो राजस्व संग्रह में अमल गुजार की मदद करता था। उसी प्रकार कुआनुंगो जो है ये भूमि अभिलेखों का रख रखाव करता था। कोतवाल का कार्य शहरों में नियुक्त जो कानून और व्यवस्था बनाए रखता था। मुकद्दम का कार्य गांव का मुखिया होता था। जमींदार जो है कानून और व्यवस्था और राजस्व संग्रह में मदद करता था। किलादार का अर्थ किलों का प्रशासन करता था। सूबेदार का जो है अर्थ प्रांतीय विकास का समग्र प्रभारी होता था। दीवान का अर्थ वित्त एवं बिल के मामलों की देखरेख करता था। उसी प्रकार सदर जो है राज्य स्तर के न्यायिक मामलों का ध्यान करता था। काजी जो है स्थानीय न्यायाधीश जो छोटे न्यायिक मामलों को ध्यान रखता था। उसी प्रकार मीर बख्श जो है राज्य कल्याण के लिए स्थानीय करों एवं राजस्व संग्रह का प्रभारी होता था। वक्रे नवीस गुप्त जासूस और जासूसी सेवाएं देखता था। अकबर प्रशासन के कुछ और खास बातें जान लीजिए। अकबर ने धार्मिक व सहिष्णुता की नीति अपनाया था। उन्होंने न्याय प्रशासन में कई सुधार किया था। उन्होंने सैन्य और नागरिक रैंकों की एक पदानुक्रमित पैमाना भी स्थापित किया। उन्होंने तोप, किलेबंदी और हाथियों के इस्तेमाल में नवाचार अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया था। अकबर का नवरत्न देख लीजिए क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाने वाला है। अबुल फजल, फैजी, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, राजा बिरबल दास, फ़कीर अजियाउद्दीन, मुल्ला दो पियाजा और तानसेन शामिल थे। उनका चयन उनके संबंधित क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा, ज्ञान और विशेषता के आधार पर किया गया था। और देख लीजिए कौन कौन से किससे संबंधित हो गए। बिरबल जो है किससे संबंधित है? ये जो है एडवाइजर थे और ये जो है एक प्रकार के कवि थे। टोडरमल क्या थे? वो फिनांस मिनर यानी कि वित्त मंत्रालय उनके पास था। उसी प्रकार राजा मान सिंह जो है मिलिट्री कमांडर थे यानी जो है सेनापति थे। राजा बिरबल क्या थे? वो जो है कमांडर थे। अब्दुल रहीम खान क्या थे? स्कॉलर पोएट थे यानी कोई कवि थे। फैजी क्या थे? ये भी एक कवि थे। अबुल फैजी क्या थे? हिस्टोरियन और विजायर थे। तानसेन क्या थे? वो जो है म्यूजिशियन थे यानी जो है संगीतकार थे। मुल्ला दो प्याजा जो है पोएट, वाइट और राइटर यानी लेखक भी थे। कवि के साथ साथ लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश नाथ मंदिर डैश में स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। गणेश रथ मंदिर यहाँ पर रथ मंदिर होता है। गणेश रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी कारक नहीं है? कर जो है यह पूंजी कारक नहीं है। किसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है सूत्र होता है H2SO4, इसे ही गंधक कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र देख लीजिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है और इसे जो है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। और आज फर्स्ट शिफ्ट में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा गया था, उसका सूत्र जो है NaHCO3 होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। इसका सूत्र जो है CaClO2 होता है, होल ट्वाइस होता है। सुहागा क्या होता है? बोरेक्स होता है। इसका सूत्र जो होता है Na2B4O5OH का होल ट्वाइस 8 × H2O होता है। बुझा चूना का क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका सूत्र CaCO होता है। गंधक जो सल्फ्यूरिक अम्ल था इसका सूत्र H2SO4 होता है। श्वेत पोटास का क्या होता है?
KClO3 इसे जो है पोटेशियम क्लोरेट कहा जाता है। नीलाथ होता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इसे जो है कॉपर सल्फेट कहा जाता है। इसका सूत्र CSO4 होता है इंटू 5H2O लगा दीजिए। हाइपो का सूत्र क्या होता है? Na2H2O3 होता है। इसे जो है सोडियम थायोसल्फेट भी कहा जाता है। भारी जल को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसका सूत्र D2O होता है। शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। इसे जो कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। साल्ट के क्या कहा जाता है? सोडियम सल्फेट कहा जाता है। इसका सूत्र Na2SOL4 होता है। आंसू गैस को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्रीग्रोन या क्लोरोएसिटोफेनोन कहा जाता है। इसका सूत्र जो है H3PO3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आंसू गैस का जो सूत्र पूछा जाए H3PO3 होता है। मार्स गैस को ही मीथेन कहते हैं। इसका सूत्र CH4 होता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र N2O होता है। गैलेना जो है लेड सल्फाइड होता है। इसका सूत्र PbS होता है। उसी प्रकार चिली साल्ट पीटर जो है सोडियम नाइट्रेट होता है। इसका सूत्र NaNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखा गया है। उसी प्रकार जो है इनके द्वारा और कुछ पुस्तकें लिखा गया, वो सभी देख लीजिए। इंडिया 2020 जो है और विजन फॉर द मिलेनियम वर्ष 1998 में APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। उसी प्रकार विंग्स ऑफ फायर हो चुका है। इग्नाइटेड मैन भी APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। द ल्यूमिनस एस्पायर्स भी APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। मिशन ऑफ इंडिया ये भी लिखा गया है। द लाइव ट्री प्रोएम्स वर्ष 2005 में लिखा गया था। इनडोमिटेबल स्पिरिट 2006 में लिखा गया था। हम होंगे कामयाब 2006 में लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अदम्य साहस भी APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। भारत में किस वर्ष ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम में भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। अगर बात करें भारतीय हॉकी टीम में टोटल ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते, वो देख लीजिए। पहली बार जो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, जिसके जो है जयपाल सिंह मुंडा इस मैच के कप्तान थे। बात करें 1932 में स्वर्ण पदक जीता था, इसमें जो है सैयद लाला शाह बुखारी इस मैच के कप्तान थे। इसमें भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 1936 में स्वर्ण पदक जीता था, इसके जो है कप्तान ध्यानचंद्र थे। 1948 में किशन लाल इसके कप्तान थे। 1952 में भी जीते थे स्वर्ण पदक। 1956 में भी स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्पेन को 4-3 से हराकर 8वीं बार और आखिरी स्वर्ण पदक जीता गया था 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा? वो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 129 के तहत। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के। भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेदों की सूची देख लीजिए। अनुच्छेद 124 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 129 तो अभी बताएं, अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय की पीठ का उल्लेख है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 132 में सुप्रीम कोर्ट का वह कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है। अनुच्छेद 134 में उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार हो जाएगा। अब चलिए कुछ छोटे मोटे प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के देख लीजिए फटाफट। वह नृत्य जो बिना किसी संगीत वाद्य यंत्र के सहायक वस्तु के साथ किया जाता है, वालर नृत्य किया जाता है। ये जो है राजस्थान का नृत्य है, लोक नृत्य। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देव प्रसाद दास, गुरु केलुचरण महापात्र दास, पंकज चरण दास और गुरु गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? ओडिसी से जुड़े हुए हैं। होयलेश्वर मंदिर किस राज्य में? अभी हमने जस्ट किया है, कर्नाटक में है। यहाँ पर सॉरी टाइपिंग एरर हो गई, इसको छोड़ दीजिए। भारत पाकिस्तान और जो है यहाँ पर पाकिस्तान नहीं होता, भारत चीन अफगानिस्तान के किस क्षेत्र में कौन सा दर्रा स्थित है? काराकोरम दर्रा स्थित है। मध्य प्रदेश से संबंधित जो कर्नाटक किस से संबंधित होगा? देखिए मध्य प्रदेश का संबंध यहाँ पर था हीरा था, यहाँ पर हीरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश का संबंध हीरा से है, तो कर्नाटक का संबंध किससे होगा? सभी लोग को पता है सोना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में हीरा की खदान है, तो कर्नाटक में सोना की खदान है, जो कोलार फील्ड गोल्ड फील्ड के रूप में जाना जाता है।
डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। देखिए स्पोर्ट्स से मैंने 2-3 वीडियो दिया हुआ है, आप जाइए स्टैटिक जीके में वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो है उसमें दिए हुए हैं ऑलरेडी और सभी प्रीवियस पेपर पूछा जा रहा है, इसलिए जाके वो सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को में शामिल रानी की वाव किस राज्य में है? पाटन गुजरात में है। पवन ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का कौन सा रूप रूपांतरित होता है? गतिज ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वास्तुकार थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समेकित निधि का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 266 जो है समेकित निधि का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 267 किसका करता है? ये जो हो जाएगा आकस्मिक निधि हो जाएगा। किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसको शामिल नहीं किया गया था? सार्वभौम को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, उसी प्रकार अखंडता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग को पता होता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ था, और इसकी स्थापना जो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके तहत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारत के कितने पड़ोसी देश घिरा हुआ है? 7 पड़ोसी देश से घिरा हुआ है। मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी से घिरा हुआ है? खासी पहाड़ी से घिरा हुआ है। अब चलिए इंग्लिश के कुछ प्रश्न मिले हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कॉम्प्लेसेंट का हमें अपोजिट पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया, किसका क्या हो जाएगा? डिसकंटेंट हो जाएगा। यानी कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है संतुष्ट और डिसकंटेंट मतलब होता है असंतुष्ट। और एक जो इडियम से प्रश्न था द लायन शेयर, इसका क्या मतलब हो जाएगा? द लार्जेस्ट पार्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है द लायन शेयर कहलाता है, यानी कि द लार्जेस्ट पार्ट हो जाएगा। एक जो एडमिनिस्ट्रेटर का स्पेलिंग एरर दिया गया है, इसमें क्या एरर दिया गया है? इसमें जो एक जगह पर ओ होता तो सही हो जाता, वो कैसे हो जाएगा? यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का स्पेलिंग सही वाला स्पेलिंग जो हो जाएगा ADMINISTRATOR, इस प्रकार जो है एडमिनिस्ट्रेटर का सही स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्कर का एंटोनिम पूछा गया। कॉन्कर मतलब क्या होता है? विजय होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिफीट मतलब हार हो जाएगा, एंटोनिम पूछा गया था। उसी प्रकार इंडिएवर का स्पेलिंग एरर दिया गया था, इसमें गलत क्या दिया गया? देखिए सही जो है इस प्रकार हो जाएगा ENDEAVOUR हो जाएगा, ऊपर वाले में ई को छोड़ दिया गया था। और एक जो पूछा गया था जीरो का एंटोनिम, जीरो का एंटोनिम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जीरो मतलब कुछ नहीं, 1 मतलब होता है एक जो है धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और शॉर्ट टेक्स्ट विच इज एडेड एट द एंड ऑफ डेट ऑफ बुक, यानी एक जो छोटा सा टेक्स्ट जो बुक के अंतिम में लिखा है तो उसे क्या कहा जाए? ईपीलॉग कहा जाता है। पुट द स्क्रीज ऑन इडियम से प्रश्न था, पुट द स्क्रीज का इडियम बताना है, फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट हो जाएगा। एक एरोगेंट का सिनोनिम बचाना था। एरोगेंट मतलब क्या होता है? घमंडी होता है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉटी हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा, ये सभी जो है सिनोनिम हो जाएगा। एक और स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन मिला है जो इसका था एमेच्योर का, हमें स्पेलिंग एरर इसमें देखिए सही क्या हो जाएगा? इस प्रकार होगा AMATEUR हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेड मैन शूज का हमें इडियम बताना है, इसका क्या हो जाएगा? जॉब दैट्स वंस टेक्स ओवर फ्रॉम समबडी हु हैज अनएक्सपेक्टेडली डाइड और लेफ्ट हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म ऑफ अ लाइट विंड, यानी कि जो कौन लाइट यानी कि हल्की हवा को क्या कहा जाता है? जाइफर कहा जाता है, ZEPHYR होता है। क्वेश्चन जो है था हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगर हर्षवर्धन के पुस्तक के बारे में पूछा जाए तो नागानंद जो है ये हर्षवर्धन की पुस्तक, इस को याद रख लीजिएगा। एक रत्नावली जो है ये भी जो है हर्षवर्धन की पुस्तक, ये भी पूछे जाने वाला संभावना है। अगर बात करें बाणभट्ट की पुस्तक के, तो बाणभट्ट की पुस्तक बताइए क्या है? कादम्बरी किसकी पुस्तक है? ये जो है बाणभट्ट की पुस्तक है, इसको याद रख लीजिएगा। और पुस्तक रिलेटेड मैंने स्टैटिक जीके में करा दिया, आप जाकर देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न उसमें दिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इंग्लिश का आया था, सेपरेट का हमें स्पेलिंग एरर दिया गया था। सेपरेट का स्पेलिंग एरर दे दिया गया है, बताना इसमें से स्पेलिंग एरर क्या दिया गया। आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है ई के जगह पर ए होना चाहिए, यानी कि सेपरेट का स्पेलिंग जो होगा SEPARATE जो है, ये स्पेलिंग एरर सही होगा। इस प्रकार जो सही होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन जो है, वेट ब्लैंकेट जो है ईडीएम दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, रूइन द सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। वेट ब्लैंकेट का ईडीएम रूइन द सिचुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छऊ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। छऊ नृत्य जो है बहुत से राज्यों में प्रचलित है। देखिए कौन कौन राज्य हो जाएगा, ये भारत के पूर्वी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में प्रचलित है। यह एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो मार्शल आर्ट, कलाबाजी और रंगीन वेशभूषा के लिए जाना जाता है। और छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा छऊ होता है देख लीजिए, सरायकला छऊ जो है ये झारखंड में प्रचलित है। मयूरभंज छऊ जो है ये ओडिशा में प्रचलित है। जबकि पुरुलिया छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में प्रचलित है। छऊ नृत्य से जुड़ी कुछ और खास बातें जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, छऊ नृत्य में मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मुखौटे कुम्हार की मिट्टी से बनाए जाते हैं और इन पर मलमल की परतें चिपकाया जाता है। छऊ नृत्य में विशाल धमसा ड्रम और 2 ऊर्जावान ढोल वादक होते हैं। छऊ नृत्य में चमकदार शरीर की हलचल को चमक कहा जाता है। छऊ नृत्य में शैव धर्म, शक्तिवाद और वैष्णव धर्म से जुड़े हुए धार्मिक विषयों को भी दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आया था, यूनेस्को में कौन सा शामिल किया गया। इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन आप जो सारे इंपॉर्टेंट यूनेस्को में जितने भी शामिल है वो सारे देख लीजिए एक बार। भारत में टोटल जो है 35 सांस्कृतिक विरासत स्थल देख लीजिए। पहले सबसे पहले आगरा का किला, इसको जो है 1983 में शामिल किया और कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अजंता की गुफा कहाँ है, यह महाराष्ट्र में। इसे जो है सॉरी यहाँ पर 1983 हम बोला था, 1983 बिल्कुल सही होगा। उसके बाद एलोरा की गुफाओं को भी 1983 में शामिल किया गया, ये भी महाराष्ट्र में है। ताजमहल को ये भी 1983 में हो जाएगा और ये भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो है 1984 में शामिल किया और ये तमिलनाडु राज्य में है। सूर्य मंदिर कोणार्क को 1984 में शामिल किया और ये जो है उड़ीसा राज्य में है। गोवा के चर्च गेट और कॉन्वेंट को 1984 में शामिल किया और ये गोवा में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसे 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। हम्पी के स्मारक को कर्नाटक में और इसे 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो के स्मारक समूह को इसे भी 1986 में शामिल किया और यह मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में और इसे 1987 में शामिल किया गया था। महान जीवित चोल मंदिर को 1987 में शामिल किया और यह तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद पडक्कल के स्मारक जो है 1987 में शामिल किया, यह जो है कर्नाटक राज्य में है। शांति निकेतन को 2023 में शामिल किया और यह पश्चिम बंगाल में है। सांची में बौद्ध स्मारक जो है 1989 में इसको शामिल किया गया और यह मध्य प्रदेश, सांची का बौद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में है। भारत के पर्वतीय रेल मार्ग को 1999 में शामिल किया और यह पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली को 1993 में शामिल किया और यह दिल्ली में है। कुतुब मीनार के स्मारक को 1993 में शामिल किया और यह भी दिल्ली में है। बोध गया में महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया और यह बिहार में है। भीमबेटका के सलासराय को 2003 में शामिल किया और यह मध्य प्रदेश में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क को 2004 में शामिल किया, यह गुजरात राज्य में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल जाना जाता है, इसको 2004 में शामिल किया, यह महाराष्ट्र में है। लाल किला परिसर जो है ये कहाँ है, दिल्ली में है। 2007 में इसको शामिल किया गया। उसके बाद जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया, यह जयपुर में है। राजस्थान के पहाड़ी जिले को 2013 में शामिल किया, यह राजस्थान में है। रानी की वाव को 2014 में शामिल किया, यह गुजरात राज्य में है। नालंदा के पुरातात्विक स्थल नालंदा महावीर को 2016 में शामिल किया, यह बिहार में है। उसके बाद ली कार्बूसियर का वास्तुशिल्प कार्य और आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान था, यह 2016 में शामिल किया, यह चंडीगढ़ में है। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया और यह गुजरात में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको समूह को 2018 में शामिल किया, यह महाराष्ट्र में है। जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया और यह राजस्थान में है। काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि रमप्पा मंदिर को 2021 में शामिल किया और यह तेलंगाना में है। उसके बाद धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल है, इसे जो 2021 में शामिल किया, गुजरात राज्य में है। होयसल के पवित्र समूह को 2023 में शामिल किया, यह जो है कर्नाटक में है। और एक जो लास्ट वाला 2024 वाला, इसे जो है अहोम राजवंश के जो कुछ स्मारक है उसको 2024 में शामिल किया है और यह असम राज्य में है।
अब प्राकृतिक विरासत स्थल देख लीजिए कौन कौन हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में शामिल किया गया, यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिमी घाट को कब शामिल किया गया, 2012 में, और यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात में सभी राज्यों में है, इसलिए 2012 में इसको शामिल किया गया था। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया, यह उत्तराखंड में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में शामिल किया गया, यह असम राज्य में है। उसके बाद जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में शामिल किया गया, यह हिमाचल प्रदेश में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 में इसको शामिल किया गया, यह राजस्थान में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया और यह असम है। और एक मिश्रित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कंचनजंगा जो सिक्किम में है, उसको भी याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 1991 की जनगणना से जुड़ा कुछ प्रश्न भारत की 1991 की जनगणना से कुछ प्रश्न पूछा गया था, वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता है, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए। यह भारत की आज़ादी के बाद आयोजित 5वीं जनगणना था और इस जनगणना में भारत की आबादी जो है टोटल कितना था, 83,85,83,988 था। मान कर चलिए आप इतना ध्यान रख लीजिए, 83,08,85 था, इतना याद रख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इस जनगणना में टोटल 1576 मातृभाषाओं को मान्यता दिया गया था। 22 भाषाओं के मूल वक्ता 10 लाख से ज़्यादा थे। 50 भाषाओं के मूल वक्ता कितना हो जाएगा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से ज़्यादा थे। और 114 भाषाओं के मूल वक्ता 10,000 से ज़्यादा थे। उसके बाद जो है इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को बदला गया और 7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना गया। इस जनगणना में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वह उग्रवाद चल रहा था। इस जनगणना में असम को भी शामिल नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर जो है अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। इस जनगणना में परागणों की संख्या 1.6 मिलियन था। इस जनगणना में जनगणना केंद्रों की संख्या टोटल 1702 था। एक जो है सरकारी योजना 2001 से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, ये एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आप 2001 वाला जनगणना मैं बता रहा हूँ, आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। इस वक्त जो है सर्व शिक्षा अभियान 86वें संवैधानिक संशोधन 2001 में शुरू किया गया था और इसे 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में शुरू किया गया था। और औसत पूर्व नियोजित विकास दर 6.5% है, लेकिन प्रति विकास दर 5.5% है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब चलिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जो कुछ योजनाएं हैं जो बार बार पूछा जाता है, वो सभी फटाफट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना जो है इंद्रधनुष, यह 15 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। अमृत योजना जो है 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। स्किल इंडिया मिशन जो है 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। भारतमाला परियोजना जो है यह राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, इसे जो 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन जो है 21 फरवरी 2016 को शुरू हुआ था। सेतु भारतम परियोजना रेलवे से संबंधित है, इसे जो है 4 मई 2016 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुआ था। उड़ान योजना जो है 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है सौभाग्य योजना, जिसे 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। दीनदयाल स्पर्श योजना यानी स्पर्श जो है 3 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को शुरू हुआ था। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है दिए गए हैं, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके अपने से पढ़ लीजिएगा और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। जिस का मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हूँ उस सभी का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं इसको जूम करके हटा देता हूँ, आप सभी इसको ध्यान से पढ़ लीजिए।
मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा आसानी से, पॉज कर करके बार बार इसको रिवीजन कर लीजिए। इसमें जितने भी सरकारी योजनाएं के रिलेटेड है ये सभी रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी वीडियो को पूरी तरह से पॉज करके आपको जरूर पढ़ना है। और इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपको सारे जो फैक्ट दिए जाएंगे और सभी पीडीएफ दिया जाएगा, रात के आप 9 बजे जाकर टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना करने का जो है तरीका और फार्मूला जो बताया पूछा गया था उसमें एग्जैक्ट बताया नहीं गया, लेकिन जो है जीडीपी निकालने का फार्मूला आप जान लीजिए। जीडीपी बराबर निजी खपत प्लस सरकारी निजी निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात जो है जीडीपी कहलाता है, यानी जीडीपी निकालने का यह सूत्र होता है। उसके बाद जीडीपी बराबर सीआई प्लस आई प्लस जीए जो है यह फार्मूला हो जाएगा। जब पूछा जाए जीडीपी बराबर कुल आय यानी कि वेतन लाभ आदि से प्लस कर प्लस मूल्यह्रास प्लस सकल परिचालन अधिशेष होता है। जीडीपी की गणना के लिए 3 दृष्टिकोण अपनाया जाता है, व्यय दृष्टिकोण विधि, आय दृष्टिकोण विधि और वर्धित मूल्य दृष्टिकोण विधि अपनाया जाता है। जीडीपी की गणना आमतौर पर देश की राष्ट्रीय जनसंख्या एजेंसी करती है। जीडीपी को मापने के लिए 1 साल की अवधि का इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी में राष्ट्रीय जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसका विनाश किया था? ये जो है जो तुर्क दल था 40 दल का जो है उसे जो समाप्त कर दिया था। बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान लौह नीति का प्रतिपादन किया और अपनी ताकत के माध्यम से मेवाती को कुचल डाला और साथ ही उसने अपने अधिकारियों को अनुशासित भी किया। उसने अपने सेना को पुनर्गठित किया और चहलगानी शक्ति को समाप्त कर दिया और उसके बाद जो है वो पूर्व काल से ही प्रमुख ताकतवर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? इससे जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता है, लेकिन इसी से प्रश्न मिलता जुलता आया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी एक सर्वदलीय सम्मेलन समिति ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। इस रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू सचिव के तौर पर थे। नेहरू रिपोर्ट को 21 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इस रिपोर्ट को भारत के लिए संवैधानिक सुधारों के कई प्रस्ताव रखे गए थे, जो इस प्रकार दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था। इस रिपोर्ट में सरकार की संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया और इसमें विधानसभा में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों का प्रस्ताव भी रखा गया था। साथ ही वयस्क मताधिकार और महिलाओं को सम्मान अधिकार का प्रस्ताव रखा गया और इस रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया था। इस रिपोर्ट में मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की रक्षा का प्रस्ताव रखा गया था और इस रिपोर्ट में राज धर्म को अलग करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब चलिए इंग्लिश के आप लोगों को रिव्यू कर देते हैं जी कि इंग्लिश का कैसा प्रश्न आ रहा है। देखिए 2 सिनोनिम या 3 सिनोनिम आ रहा है जो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंटोनिम जो आ रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है और 2 एंटोनिम पूछा जा रहा है और 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया जो इजी प्रश्न है। इंग्लिश का प्रश्न जो है इजी टाइप के आ रहा है, मान के चलिए अब इजी टू मॉडरेट है। उसके बाद जो है इडियम फ्रेज 2 आ रहा है, उसके बाद 2 स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद 4 से 5 जो है एरर का क्वेश्चन आ रहा है और 3 जो है 3 से 4 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ रहा है और 5 जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है। यानी इंग्लिश का जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में क्वेश्चन जो है इजी आ रहा है। जो लोग इंग्लिश की तैयारी अच्छे से किए हों वो क्या पढ़े होंगे और जो है ग्रामर की तैयारी की हो उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी फसल की खेती जो है बुआई किस महीने में किया जाता है? ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसकी खेती जो है अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है जो दिसंबर तक चलता है और इसे अप्रैल से जून तक ले काट लिया जाता है। और इसमें अगर बात करें रबी फसल की बात करें तो गेहूँ होता है, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सभी जो है रबी की प्रमुख फसलें हैं। इस प्रकार आपको खरीफ भी फसल याद रहना चाहिए। जैसे खरीफ की फसल की बुआई जो कब किया जाता है? जुलाई से अगस्त में जो है खरीफ की फसल की बुआई किया जाए और जो अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करें तो कौन कौन होता है? धान होता है, मक्का होता है, उसी प्रकार जो है बहुत से ऐसे फसल जो है खरीफ मौसम में आता है। तिल भी हो जाएगा, खरीफ फसल में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला आईपीएल टीम आरसीबी की महिला कप्तान कौन है? स्मृति मांधाना थी, जो आईपीएल 2024 का जो है खिताब जीती थी आरसीबी ने पहली बार। और इससे पहले महिला का खिताब आईपीएल की पहली बार जो है कब जीता था? वो जो है किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीत गया था। और जो है दूसरी बार जो है स्मृति मांधाना की आरसीबी ने जीता था। और इस बार जो है आईपीएल की बात करें मेंस वाला की तो 2024 का किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। और इसमें जो है रनर अप कौन रहा था? SRH यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद रहा था। इस बात को भी याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाने वाला है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन की उपस्थिति के कारण जो है टमाटर का रंग लाल रंग होता है और इसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है।
लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसार महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, त्यौहार, नृत्य महोत्सव, यानी स्टैटिक जी में जितने प्रश्न बनने वाले हैं वो मैंने पहले ही करा दिया है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और लोसार महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है, इसलिए वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। SSC MT 2024 का प्लेलिस्ट और स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट, ये दोनों जाकर जरूर खत्म कर लीजिए। अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार की, तो आंध्र प्रदेश का देख लीजिए दशहरा महोत्सव, आंध्र प्रदेश उगादी, दक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया था। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में रे, बोरीबूट, मायोकू, ड्री, पोंगटू, लोसार, मुरंग और सोलंग, मोपिन, मोनबा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। असम में अम्बुबाची त्यौहार, भोगाली बिहू और बोसाग बिहू मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा, बेहुला त्यौहार, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा में सनबन त्यौहार, लादेन और मंडो त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ, आप फटाफट पॉज करके सभी को देख लीजिए। ये जितने भी त्यौहार हैं आपको सभी को बारी बारी से पॉज करके सभी को पढ़ लेना है। आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला है, इसे सभी को पढ़ लीजिएगा। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कनक रेले जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से जुड़ी हुई है। इसमें जो कुछ प्रश्न ऐसे था जो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है, इसी प्रकार कुछ प्रश्न था और उसमें आखिर में पूछा गया वो किस नृत्य से जुड़ी हुई है, तो मोहिनी अट्टम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कथकली पूछा जाए तो कथकली किस राज्य का है? ये जो केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो वो किस राज्य का हो जाएगा? ये भी केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी पूछा जाए किस राज्य का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ओडिसी कहाँ का है? ये भी ओडिशा का हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का? ये मणिपुर का हो जाएगा। उसी प्रकार सत्रिया कहाँ का? असम का। ये सभी शास्त्रीय नृत्य याद रहना चाहिए। अगर बात करें शास्त्रीय नृत्यांगना की, संजना बैथम किस खेल की खिलाड़ी है? ये जो है तीरंदाजी, कुछ लोग तीरंदाजी बता रहे हैं लेकिन तीरंदाजी से नहीं संबंधित, बल्कि ये जो है एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की स्पीड स्केटिंग से संबंधित है, जो 3000 मीटर रेले स्पर्धा में प्रतियोगिता करते हुए टीम इंडिया के तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक जीती थी। और ये भारतीय रोलर स्केटिंग टीम में संजना बथुला संबंधित है। किससे संबंधित है? रोलर स्केटिंग हो जाएगा। इंदौर घराने के संस्थापक से प्रश्न पूछा गया था। इंदौर घराने के संस्थापक जो हो जाएंगे उस्ताद आमिर खान थे, जो एक भारतीय गायक और संगीतकार थे। उनका जन्म जो है 15 अगस्त 1912 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। उस्ताद आमिर खान को तराने का तानसेन भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इंदौर घराने से संबंधित देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है उस्ताद आमिर खान ने अब्दुल वाहिद खान, अमन अली खान और रजीब अली खान और अब्दुल करीम खान की शैलियों का अध्ययन किया और उनकी शैलियों को मिलाया। उस्ताद आमिर खान ने कुछ प्रसिद्ध शिष्य पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्र, कंचना बनर्जी और पूर्वी मुखर्जी थे। प्रसिद्ध संगीतकार सुल्तान खान ने भी अपना संगीत इंदौर घराने के तहत विकसित किया था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट घराने के संस्थापक की बात करें तो ग्वालियर घराने के संस्थापक जो है हद्दू खान व हस्सू खान के दादा नत्थर पीर बख्श माने जाते हैं। अगर बात करें किराना घराने के तो किराना घराने के प्रवर्तक बंदे अली खान को माना जाता है और अब्दुल करीम खान तथा अब्दुल वाहिद खान ने इस घराने के विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया था। और यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं। अगर बात करें जयपुर घराने के, तीसरे घराने को जयपुर अंतरौली घराना भी कहा जाता है। इस घराने के जन्मदाता भूपत खां मनरंग माने जाते हैं। दिल्ली घराना के संबंधी कौन हो जाएगा? मियाँ अचपल को दिल्ली घराने का संस्थापक माना जाता है। इस सभी को अपोज करके पूरा तरह से पढ़ लीजिएगा। रामपुर सहवासन घराने की बात करें तो हद्दू खान के दामाद इनायत खान हुसैन के द्वारा रामपुर सहवासन घराने की स्थापना किया गया था। सेनिया घराना की बात करें तो उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत में वादकों के घरानों को सेनिया घराने का महत्वपूर्ण स्थान है। सेनिया घराना विशेषतः सितार तथा सुर बहार के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के प्रतिवादक तानसेन के दामाद मिश्री सिंह माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर शाकिर फकीर रहमान जो है किससे जुड़े हुए हैं? शाकिर रहमान बर्क जो है 11 जुलाई 1930 से 27 फरवरी 2024 तक इसका कार्यकाल था और ये जो है समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुरादाबाद और हाल ही में 2019 में संभल लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1,32,00,000 रुपए की संपत्ति घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? इसका आंसर जो हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप का जो है यहाँ पर पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% था। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82.14% हो जाएगा और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% हो जाएगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा और कुल आबादी जो उत्तर प्रदेश का था 19.96 करोड़ था। साल 2011 में
बिहार सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य था, जहां बिहार का घनत्व जो है 11,606 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या में कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसी के हिसाब से और दिल्ली जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा था, जिसका घनत्व जो है 11,300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगर बात करें भारत में जनजातीय आबादी का प्रतिशत, सबसे ज़्यादा मिजोरम में और लक्षद्वीप में था। इन दोनों जगहों पर जनजातीय आबादी प्रतिशत 94.4% और 94.8% था। उसी प्रकार जो है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम था। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्यूरोक्यूमिन के कारण जो है हल्दी का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और इनके गुरु जो है कौन थे? चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। इसी ने जो है धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। कुछ इंपॉर्टेंट संस्थापक के भी प्रश्न सुन लीजिए। जैसे पूछा जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। उसी प्रकार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा। गुप्त का श्रीगुप्त हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक कण्व देव हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। और कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। अगर बात करें मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। अगर पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ये संबंधित जो है जितने भी संस्थापक है अब याद कर लीजिएगा। एक पूछा गया था क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है सूत्र हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जितने भी रासायनिक फार्मूला दिया गया सभी को आपको पॉज कर करके सभी को पढ़ लेना, ठीक है, जिससे वो याद हो जाए। आगे वाले शिफ्ट में बहुत पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीगत वस्तु के उदाहरण बताइए। देखिए, जीगत वस्तुओं से कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए गए। कारखाने हो जाएंगे, वाहन, मशीनरी, उपकरण, संपत्ति, संयंत्र, कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सभी जो है पूंजीगत वस्तु के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? टोटल 3 श्रेणियों में दिया, तो सभी लोग को पता होना चाहिए। एक होता है पद्मश्री, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म विभूषण। ये सभी याद रहना चाहिए। और जितने भी 2024 वाला पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया है वो सभी अब एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब विधान परिषद को कब समाप्त कर दिया गया? पंजाब विधान परिषद को 1 जनवरी 1970 को समाप्त कर दिया गया। इसके लिए साल 1969 में पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद पंजाब की विधायिका एक सदनीय हो गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? सभी लोग को पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया जो है ये भी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और दादा भाई नौरोजी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जो है स्वराज पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इन्होंने कहा था कि भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निरंतर एक तरफ प्रवाह था। और राष्ट्रीय आय का आकलन भी दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक प्रश्न दिया गया था, जिसमें कहा गया था कुछ इसमें प्रश्न जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से अटपटा था। लेकिन अब समझ लीजिए, 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो है पेश किया गया था। इसका मकसद मौजूदा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त करके उसमें नया अधिनियम बदलना था। और यह जो जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नए नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया था? संगम वंश के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। यह जो है तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसाया गया है। देखिए, संस्थापक से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए संस्थापक वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने 310 साल तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट दिया गया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है अमुक्त माल्यदा, बहुत फेमस है और बार बार पूछा जाएगा SSC के एग्जाम में। तुगलक राजवंश के राजा अपनी सैन्य विजय, कला और साहित्य के संरक्षण और प्रशासन सुधारों के लिए जाने जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य का आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न जो है, मासीनाराम के किस जिले में सबसे ज्यादा आर्द्रता या मिट्टी से प्रश्न था, जो कहाँ का गीला रहता है? ये जो है पूरा स्पष्ट सही से मिला नहीं प्रश्न। या अगर जिन लोगों को पता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब चलिए इंग्लिश का जो है एक सिनोनिम से प्रश्न दिया गया था। सक्सेस का बताना है सिनोनिम क्या हो जाएगा। सक्सेस मतलब क्या होता है? सफलता हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा?
इसका जो सिनोनिम हो जाएगा रिच हो जाएगा, उसी प्रकार प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा। इसमें बहुत सारे जो सिनोनिम इसके हो जाएंगे। एक सिनोनिम जो पूछा गया था वो जो एबोलिश का एनल पूछा गया था। एनल का मतलब होता है खारिज करना, एनल का मतलब होता है खारिज करना। इसका जो हमें सिनोनिम बताना था। इसका क्या हो जाएगा, एबोलिश हो जाएगा, एनिहिलेट हो जाएगा, ये सभी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एक जो है किससे पूछा, वन वर्ड पूछा गया था, पक्षी के बारे में पूछा गया था। जो पक्षी जो होता है यानी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एवियरी कहा जाता है। इससे प्रश्न था या शायद पूछा गया था फ्लाई से शायद संबंधित प्रश्न था, यानी कि फ्लाई यानी जो पक्षियों के जो है झुंड को क्या कहता है, वो फ्लॉक हो जाएगा। अगर इन दोनों में से प्रश्न था, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या प्रश्न दिया गया था वन वर्ड का। अगर जिन लोगों को भी एग्जाम था आज के दिन, आप कमेंट में अपना जो है बता सकते हैं। कुछ प्रश्न जो है जो छूट गया है वो आप बता सकते हैं, उसको जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें डाल दूंगा। और ये सभी रियल प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इसी प्रकार एसएससी एमटीएस के सारे एग्जाम के एनालिसिस इसी चैनल में मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये तीनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के सारे पोर्शन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एमटीएस के 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक सारे एग्जाम के एनालिसिस मिलते रहेंगे। साथ जीएस के साथ साथ इंग्लिश का भी मिलता रहेगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, कंबाइन करके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का सारे का पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और पास प्रो का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर जरूर परचेज कर लीजिएगा। मात्र जो है अब 2 घंटा बचा हुआ है, जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए।